तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, फैंग डाओ जो होता है वो दोनों मास्टरों के साथ में वैन युआन पैलेस के अंदर आया होता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता। जो सुनकर यूनर जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि अच्छा, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरा वैन युआन पैलेस जो है वो मरने से डरता है? हम लोग हमेशा ही मरने के लिए तैयार रहते हैं। जो सुनते के साथ ही फैंग डाओ जो होता है उसे यूनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की से बात करने की, मैं आज तुम्हारे मुंह को ही तोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो गाँव हुआ होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि पैलेस मास्टर फैंग, क्या आप भूल गए हैं कि हम यहाँ पर किस लिए आए थे? आपको यहाँ पर थोड़ा शांत रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो फैंग डाओ होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी मास्टर, मैं भूल गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब यांग यूनर जो होती है वो यूनर से बोलती है कि देखो, जो गद्दार वैन का ही है वो हम लोगों से इंजर्ड होने के बाद इसी तरफ आया था, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो उससे बोलती है कि वैन का ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किसकी बात कर रही हो, यहाँ पर कोई भी वैन का ही नहीं आया है। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसे यहाँ पर ढूंढ लेंगे, तो इसीलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि ये हमारा वैन युआन पैलेस है और यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं है बेफालतू के यहाँ पर मैस क्रिएट करना, तो इसीलिए यहाँ से वापस लौट जाओ। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर करती हो, और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक को कर देती है, लेकिन जो यांग यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अटैक कर कर काफ़ी पीछे फेंक देती है, लेकिन तभी जो ली जियान होता है वो आकर यूनर को गिरने से बचा लेता है। और अब यूनर जो होती है वो यांग यूनर की पावर को देखने के बाद शौक होते हुए बोलती है कि ये तो सन एंड मून रियलम की कल्टीवेटर है। मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो ये दोनों पर्सन है ये सन एंड मून रियलम पर पहुँच गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंग डाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर दोनों मास्टरों की पावर के बारे में पता चल ही गया होगा, तो इसीलिए अब बेफालतू के यहाँ पर मैच क्रिएट करना बंद करो, नहीं तो जो दोनों मास्टर है उन्हें केवल कुछ ही पल लगेंगे तुम्हारे पूरे के पूरे वैन युआन पैलेस को डिस्ट्रॉय करने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गाँव हुआ जो होता है वो वहाँ से उड़ते हुए जाकर बोलता है कि ठीक है, मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीन जियाओ होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ। और डीन जियाओ को वहाँ पर देखते के साथ ही फैंग डाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डीन जियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मास्टर को इस तरह से रोकने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? जो सुनते के साथ ही डीन जियाओ जो होते हैं वो से बोलते हैं कि देखो, बात साफ सी है, जो फैन का ही है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से वापस लौटो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग डाओ होता है वो डीन जियाओ से बोलता है कि तुमने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर तुम हमें यहाँ पर उसे सर्च करने क्यों नहीं देते? अगर हम यहाँ पर उसे सर्च करेंगे और वो यहाँ पर नहीं हुआ तो हम चुपचाप चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही डीन जियाओ जो होते हैं वो उनके आगे आते हुए बोलते हैं कि अच्छा, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर सर्च करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिट भी सकते हो? और डीन जियाओ की इस बात को सुनकर गाँव हुआ जो होता है वो डीन जियाओ से बोलता है कि डीन जियाओ देखो, मेरा जो सबर होता है वो लिमिटेड होता है, तो सही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर वैन काई को ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, जो तुम्हारे साथ में यहाँ पर होगा। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ये दोनों कल्टीवेटर यहाँ पर रोड ऑफ हेवन की दूसरी साइड से आए हैं और ये यहाँ पर जो अंकल वैन है उन्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैटर है ये एम्परर मिंग से जुड़ा हुआ है? और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो डीन जियाओ होते हैं वो वहाँ पर गाँव हुआ से बोलता है कि ओ, तुम तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे मेरे ऊपर अटैक कर कर क्यों नहीं देखते हो? और डीन जियाओ की इस बात को सुनकर यांग यूनर जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब जो डीन जियाओ होते हैं वो से बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर तुम उस पर्सन को ढूंढने के लिए आए हो और चलो मैं तुम्हें यहाँ पर उसे ढूंढने भी देता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर वो पर्सन तुम्हें यहाँ पर नहीं मिला? तो क्या हुआ होगा अगर वो पर्सन यहाँ से पहले ही जा चुका होगा? तो आखिरकार ये मेरे वैन ह्यूमन पैलेस की यहाँ पर रेपुटेशन का सवाल है, मैं ऐसे ही अपने वैन ह्यूमन पैलेस की रेपुटेशन को गिरने नहीं दे सकता। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो उससे पूछती है कि ठीक है, बताओ तो फिर तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? और यांग यूनर की इस बात को सुनकर डीन दियाओ जो होते हैं वो फैंग डाओ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें वो यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर जो फैंग डाओ है उसे यहाँ पर नील डाउन कर माफ़ी मांगनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो फैंग डाओ होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि डीन जियाओ, तुम बस दिन में सपने देखते रहो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर नील डाउन करूँगा? और उससे भी अलग, क्या तुम्हें लगता है कि दोनों मास्टर तुम्हारी इस कंडीशन को मानेंगे?
और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यांग यूनर जो होती है वो डीन जियाओ से बोलती है कि मैं इस कंडीशन के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग डाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब वो यांग यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर यांग यूनर, आप ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि पैलेस मास्टर, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो वो गद्दार है वो यहीं पर ही छुपा हुआ है। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए, जिसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो फैंग डाओ होता है वो डीन जियाओ से बोलता है कि ओल्ड मैन डीन जियाओ, सच में तुम बहुत बुरे इंसान हो, लेकिन याद रखना अगर वो गद्दार यहाँ से मिल गया तो इसके अंदर जो तुम्हारा वैन्यूअन पैलेस है वो भी इन्वॉल्व होगा। जो सुनते के साथ ही डीन जियाओ जो होते हैं वो उसके मज़े लेते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि थोड़ा इधर उधर फुदक लेना, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ पर नील डाउन करना पड़ेगा। और डीन जियाओ की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों अंकल वैन काई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और अब जो डीन जियाओ जो होते हैं वो लिनफी से पूछते हैं कि मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वैन काई को ये लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो ली जियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए डीन जियाओ से बोलता है कि डीन जियाओ, क्या आप इस बारे में पहले से ही जानते थे। जो सुनकर डीन जियाओ जो होते हैं वो उसे डांटते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ़ लड़के, ये मेरा वैन युआन पैलेस है, यहाँ के अंदर होने वाली हर एक चीज़ के ऊपर मेरी नज़र रहती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को लाकर यहाँ पर छुपाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो अब डीन जियाओ से बोलता है कि डीन जियाओ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है और ये लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये अंकल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर डीन जियाओ जो होते हैं वो ली जियान से बोलते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन के ऊपर यकीन नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें यहाँ पर ढूंढने की परमिशन देता, मैं इन्हें ऐसे ही छेद कर वापस भगा देता। और डीन जियाओ के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन तीनों ने चारों तरफ घूम लिए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर जो अंकल वैनकाई होते हैं वो नहीं मिलते। जो देखते के साथ ही अब गाँव हुआ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था वो यहीं पर ही आया था और उसका ऑरा भी हमें यहीं से ही फील हुआ था, लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक जगह को तलाश कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ से निकल चुका है। जो सुनते के साथ ही फैंग डाओ जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे पक्का वैन युआन पैलेस के ही किसी पर्सन का हाथ है, तो इसीलिए हमें इन लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डीन जियाओ जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अपनी बेफालतू की बकवास को करना बंद करो, अगर तुम उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरे वैन युआन पैलेस की रेपुटेशन को ख़राब करना शुरू कर दो। जो सुनकर जो गाँव हुआ होता है वो डीन जियाओ से बोलता है कि उसे हमने बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया था, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक उड़ भी नहीं सकता था और हमें उसका लास्ट ओरा भी यहीं से ही फील हुआ था, तो फिर वो आखिर कहाँ पर चला गया। और इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो डीन जियाओ होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ। फैंग डाओ, क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ पर बोला था कि अगर वो एनकाई तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलता है तो तुम्हें यहाँ पर नील डाउन कर कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तो क्या तुम इस चीज़ को भूल चुके हो। जल्दी से नील डाउन करो और माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही अब फैंग डाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू हुई बकवास को कहना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर नील डाउन करूंगा। क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है, सपने देखना बंद करो। जो सुनते के साथ ही अब डीन जियाओ जो होते हैं वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि हो तो क्या आप तुम लोगों को यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है, तो चलो फिर इस गेम को थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं। अब तब तक तुम में से यहाँ पर कोई सा भी बाहर नहीं जाएगा तब तक तुम लोग मुझे यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे देते हो। और डीन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो डीन जियाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि हम तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि डीन जियाओ जो होते हैं वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना देते हैं, जिससे कि वो अटैक रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से जो यांग यूनर होती है उसे ही आकर लगता है। और अब डीन जियाओ की पावर को देखते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, टोंगटियान अकेडमी के अंदर क्या सच में इस लेवल का मास्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फैंग डाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मास्टर के ऊपर अटैक करने की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस कारण जो तुम्हारा वैन्यूआन पैलेस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब डीन जियाओ जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरा जो सब्र है वो तुमसे भी ज़्यादा लिमिटेड है, तो इसीलिए अगर तुमने जल्दी ही अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पैरों को उखाड़ कर तुम्हारे हाथों की जगह और जो तुम्हारे हाथ है उन्हें उखाड़ कर उन तुम्हारे पैरों की जगह पे लगा दूंगा। और किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो कि मुझे ऐसा करने से रोक सके।
और अब डीन जियाओ की ऐसी धमकी को सुनते के साथ ही तो जो फैंग डाओ होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और अब जो यांग यूनर होती है वो फैंग डाओ से बोलती है कि पैलेस मास्टर फैंग जल्दी से नील डाउन कर कर यहाँ पे माफ़ी मांगिए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर इस ओल्ड मैन के साथ में अपने टाइम को बर्बाद कर सके, तो इसीलिए जल्दी से माफ़ी मांगिए। जो सुनते के साथ ही जो फैंग डाओ होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यांग यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर क्या आप मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही हो। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो फैंग डाओ से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर इससे फाइट कर कर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। इवन कि हम तीनों भी इसके ऊपर अटैक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर इससे जीत पाएंगे, बस हमारा टाइम ही बर्बाद होगा। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो और जल्दी से इनसे माफ़ी मांग कर इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करो। जो सुनकर फैंग डाओ जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यांग यूनर से बोलता है कि मास्टर यांग यूनर, आप भी जानते हो कि मैं यहाँ पर एक रेपुटेशन वाला पर्सन हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसे यहाँ पर इज्जत मांगी तो मेरी रेपुटेशन तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव हुआ होता है वो भी उसे बोलता है कि प्लीज़ हमारे यहाँ पर टाइम को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे लिए टाइम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ हमारी यहाँ पर मदद कीजिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो कि हमारी मदद कर सकते हो। जो सुनने के बाद अब फैंग डाओ जो होता है वो घबराते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन गाँव हुआ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि उससे माफ़ी मांगो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर पीटूँ। जो सुनते के साथ ही अब फैंग डाओ जो होता है वो एल्डर जियाओ के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो गाँव हुआ और जो यांग यूनर होते हैं वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वे वहाँ से जाते हुए उससे बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर अब फैंग डाओ जो होता है वो भी उठ जाता है और वो वहाँ से जाते हुए जो डीन जियाओ होता है उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, तुमने यहाँ पर मेरे साथ में जो कुछ भी किया है याद रखना कि मैं इसे कभी भी नहीं भूलने वाला और इसका बदला पूरे वैन युआन पैलेस को देना होगा। जो सुनकर डीन जियाओ जो होते हैं वो फैंग डाओ से बोलते हैं कि फैंग डाओ, तुम उन्हीं में से एक हो जिन्होंने कि मेरे वैन युआन पैलेस को धोखा दिया था और ये नील डाउन तो बस अभी उसकी शुरुआत है। अभी तो हर एक उस चीज़ का बदला लेना है जो कि तुमने मेरे वैन युआन पैलेस के साथ में किया है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर आने के बाद वहाँ पर लगी हुई जो उसकी फॉर्मेशन होती है उसको वहाँ से हटा देता है। और उस फॉर्मेशन को वहाँ से हटा देने के बाद अब वो अंकल वैन काई से पूछता है कि अंकल वैन काई, आपकी जो इंजरी है वो अब कैसी है। जो सुनकर अंकल वैन काई जो होते हैं वो उठते हुए लीजियान से बोलते हैं कि मेरी जो हड्डियाँ है वो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो अंकल वैन काई से पूछता है कि अंकल वैन काई, जो वे दोनों रोड ऑफ हेवन के पर्सन है, क्या उनका जो रिलेशन है वो एम्परर मिंग की डेथ से जुड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब अंकल वैन काई जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि हाँ, उन दोनों पर्सनों के पीछे बहुत ही पावरफुल लोगों का हाथ है जो कि बिग वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, जो कि रोड ऑफ हेवन के एंड में है। क्योंकि जो मेरे मास्टर एम्परर मिंग थे वो भी उसी जगह से आए थे, तो इसीलिए मुझे इस बात के ऊपर पक्का यकीन है कि मेरे मास्टर की डेथ के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। लेकिन इस टाइम पर प्रॉब्लम की बात यह है कि उन दोनों के पास में एक मैजिकल वेपन है, इसीलिए मैं उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे उन लोगों से निपटने के लिए अभी थोड़ी और प्लानिंग करनी होगी और उसके बाद ही मैं इन लोगों से निपटूंगा। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो अंकल वैन काई से बोलता है कि अंकल वैन काई, मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो एम्परर मिंग थे जब वो इतने बड़े वर्ल्ड से बिलोंग करते थे तो फिर वो ऐसे छोटे वर्ल्ड में क्यों आए थे। जो सुनकर अंकल वैन काई जो होते हैं वो लीजियान से बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर पक्का तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और उसी सीक्रेट का पता लगाने के लिए जो मास्टर थे वो यहाँ पर आए थे। जो सुनते के साथ ही अब लीजियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो एम्परर मिंग और ब्लड डीमन गॉड है वे दोनों ही इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं और दोनों ही बहुत ही पावरफुल एंटिटी भी है। और वहीं अगर मेरी मदर की आइडेंटिटी के बारे में बात की जाए तो मेरी मदर की खुद की भी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा अननोन है और वे भी पक्का किसी बड़े ही वर्ल्ड से बिलोंग करती है। इसका मतलब अभी भी मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे सीक्रेटों को जानना है जो कि मुझे अभी तक भी नहीं पता है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीतू पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो गाँव हुआ होता है वो मास्टर शीतू से बोलता है कि मास्टर शीतू, मुबारक हो, आज से आपका बेटा और जो मेरी जूनियर सिस्टर है वो एक दूसरे के साथ में ऑफिशियली इंगेज हो गए हैं। और चूंकि अब हम एक दूसरे के रिलेटिव हो चुके हैं तो इसीलिए अब रोड ऑफ इमोर्टिलिटी के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम एक दूसरे का साथ देंगे। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर सीतू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो मेरा बेटा है उसकी शादी मास्टर यूनर से हुई है।
जिस कारण अब जो मेरा शीतो इम्पेरल पैलेस है उसकी रैंकिंग भी काफ़ी ऊपर चली जाएगी। और आपने सही कहा, आज से हम लोग फैमिली है। और इतना बोलते कि शादी जो मास्टर शीतो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो शीतो वान के ऊपर आ जाता है, जो कि यांग यूनर से बोलता है कि यूनर सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, जो मेरी शादी है वो तुमसे होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो यांग यूनर होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि मास्टर शीतू सच में आप कितनी काइंड बातें करते हो। जो सुनकर अब शीतू हुआन जो होता है वो यांग यूनर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि यांग यूनर तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं शीतू हुआन कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। और उसके अब इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लिन फेयर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिंग जो होती है वो लिन फेयर से आते हुए बोलती है कि सिस्टर इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मर्द है, तो फिर आप उसी के लिए क्यों उदास बैठी हुई हो। जो सुनकर लिन फेयर जो होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि शीतू हवान ने उसके साथ में एंगेजमेंट कर ली, मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा, मुझे लगा था कि बस वो उसके साथ में ऐसे ही खेल रहा है। और इतना बोलते कि शादी अब लिन फेयर जो होती है वो लिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि इन द एंड जो शीतू हवान है वो मुझे नहीं चाहता है। जो सुनकर अब लिंग जो होती है वो भी उदास हो जाती है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। लेकिन तभी लिन फेयर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए लिंग से बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिंग जो होती है वो लिन फेयर को रोकते हुए बोलती है कि सिस्टर कोई भी बेवकूफ़ी काम मत करना प्लीज़। और उसके इतना बोलते हमारा व्यू जो होता है वो शीतू हुआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो जश्न मना रहे होते हैं और वो अपनी वाइन को शीतू हुआन की तरफ करते हुए बोलते हैं कि यंग पैलेस मास्टर मुबारक हो, आपको तो बहुत ही खूबसूरत वाइफ मिली है, तो उसके नाम पर एक ड्रिंक तो होनी चाहिए। जो सुनकर शीतू वान जो होता है वो उन लोगों को मना करते हुए बोलता है कि ब्रदर आप भी जानते हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वाइन्स को पी लिया है, तो और मुझे रोड ऑफ हेवन के लिए तैयारी भी करनी है, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है कि यंग मास्टर जो है वो रोड ऑफ हेवन के लिए कुछ ज़्यादा ही बेकरार है, तो चलो फिर आप यहाँ से चले जाइए, हम आपकी जर्नी के लिए विश करेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते हैं कि शादी शीतू हुआन जो होता है वो अपने पैलेस के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रही है। अगर आज केवल ये इंगेजमेंट नहीं हुई होती तो मैं यहाँ पर जो यूनर है उसके साथ में सेक्स कर रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मैं सोच कर भी मज़ा ले सकता हूँ। और इतना बोलते ही जैसे ही शीतू हुआन अपने गेट को खोलता है तो वो देखता है कि लिन फेयर जो होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि लिन फेयर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर लिन फेयर जो होती है वो शीतू हुआन से बोलती है कि ब्रदर शीतू हुआन क्या हुआ, क्या बाप मुझे देखना भी नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही शीतू हुआन जो होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि लिन फेयर मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा क्रिएट करना नहीं चाहता, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनते के साथ ही लिन फेयर जो होती है वो शीतू हुआन से बोलती है कि ब्रदर शीतू हुआन आप तो नए पर्सन मिलते के साथ ही अपनी पुरानी पर्सनों को भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई थी, यहाँ पर इंगेजमेंट करने के लिए। जो सुनते ही शीतू हुआन जो होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि लिन फेयर तुम भी जानती हो कि मैं रोड ऑफ हेवन के अंदर जाने वाला हूँ, जिसके बाद मैं बड़े वर्ल्ड के अंदर चला जाऊँगा और मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाऊँगा, तो इसीलिए तुम्हारा और मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करके ज़रूर जाऊँगा और तुम यहाँ पर बिल्कुल क्वीन की तरह रहोगी, तुम्हारे पैसे या खर्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो सुनते के साथ ही अब लिन फेयर जो होती है वो बहुत ही रोमांटिक सा फेस बना लेती है और वो शीतू हुआन से बोलती है कि ब्रदर शीतू हुआन आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं आपसे एक और चीज़ मांग सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीतू हुआन होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि ठीक है बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चीज़ सेटिस्फाई कर सकती है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिन फेयर जो होती है वो शीतू हुआन के पास में आ जाती है और वो शीतू हुआन के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर शीतू हुआन हम दोनों ने एक साथ में बहुत लंबा टाइम बिताया है, तो इसीलिए बिछड़ने से पहले मैं एक बार लास्ट बार आपके साथ में सेक्स करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी इस आखिरी इच्छा को यहाँ पर पूरा करोगे। जो सुनकर शीतू हुआन जो होता है वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो नर्वस होते हुए बोलता है कि लिन फेयर तुम भी जानते हो कि मैं अब इंगेजमेंट कर चुका हूँ। और उनके इतना बोलते कि शादी हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब जो लिन फेयर होती है उसकी आवाज़ आती है कि ब्रदर शीतू हुआन आपके लिए मेरे पास में एक सरप्राइज़ है। जो सुनते ही शीतू हुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या मेरे लिए सरप्राइज़ जल्दी से मुझे दिखाओ, मैं और ज़्यादा ये वेट नहीं कर सकता। और अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो बाहर दो गार्ड खड़े होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि जो ब्रदर शीतू हुआन है अब वो रियल मैन बन चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही वो अंदर से ही चीखने की आवाज़ आती है और जो शीतू हुआन होता है वो गुस्से में बोलता है कि लिन फेयर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद जो गार्ड होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि अंदर क्या हो रहा है, जो यंग मास्टर है वो ऐसे क्यों चीख रहे हैं।
जो सुनते की शादी जो दूसरे वाला गार्ड होता है वो पहले वाले से बोलता है कि तुम भी जानते हो ये इनका पहली बार नहीं है, हर बार ये इसी तरह से चीखते हैं क्योंकि जो लिन फेयर होती है वो यंग पैलेस मास्टर को हमेशा काटती रहती है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि अंदर से दोबारा से आवाज़ आती है और जो शीतो हुआन होता है वो गुस्से में बोलता है कि लिन फेयर तुम बिच गई कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो गार्ड होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं अंदर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो गेट को खोल देते हैं। जिसके बाद अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन फेयर जो होती है वो अपने हाथ में नाइफ को पकड़े हुए खड़ी होती है और वहीं जो शीतो हुआन होता है वो जमीन पर बैठा हुआ होता है और उसके खून भी निकल रहा होता है। और यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि जो लिन फेयर है उसने शीतो हुआन के साथ में क्या किया है। शीतो हुआन ने यहाँ पर जो उसका छोटा मुर्गा था उसे उड़ा दिया है। और अभी सिचुएशन को देखने के बाद वे जो गार्ड होते हैं उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और अब शीतो हुआन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम बिच कहीं कि तुमने मुझे यहाँ पर नपुंसक बना दिया है। जो सुनते के साथ ही लिन फेयर जो होती है वो बहुत ही इविल सी स्माइल देते हुए बोलती है कि शीतो हुआन मेरे साथ इतने ही दिनों तक एंजॉय करने के बाद अब तुमने क्या सोचा था कि तुम किसी दूसरी से ऐसे ही शादी कर लोगे। मैंने तुम्हारे इस सपने को सपना ही बना दिया, आज से तुम एक मर्द ही नहीं रहे हो, अब तुम नामर्द बन चुके हो। जो सुनकर अब शीतो हुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चलो। और अब शीतो हुआन के इतना बोलते कि शादी जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।